मेरा पार्टी का नाम है लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी और उस पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। नाम मेरा नाम डॉक्टर जगदीश प्रसाद हुआ और मैं सफदरजंग हॉस्पिटल का डायरेक्टर प्रिंसिपल रह चुका हूँ 10 सालों तक और भारत सरकार में मैं डायरेक्टर जनरल था। थैंक यू। 40% लेबर बिहार के, तो हमने मुख्यमंत्री को लिखा कि पैसा ले जाइए आप, भारत सरकार की पैसा है। पहले भी एम्स बना हुआ था बिहार में? नहीं, 2012 में बना। उस समय भी बना हुआ था? नहीं भैया, तो आज अगर आप जाएंगे दिल्ली या किसी को आपके गांव में हार्ट का ऑपरेशन की जरूरत पड़े, वन ऑपरेशन थिएटर 500 बेड का खाली इमरजेंसी ब्लॉक, और हमारा बनाने का पर्पस ये था कि गरीब लोग जाते थे तो एम्स में एडमिशन नहीं मिलता था, तो यहाँ पर उसी का पैनल बनाया और यहाँ पर हम पहले और अभी भी सफदरजंग अस्पताल जाइए, पहले वो डिस्ट्रिक्ट महावीर नहीं आईजी आए बोल रहे थे कि एम्स जो बना कि सुषमा स्वराज के रीजन में, नहीं, अभी आप तो बोले कि सुषमा स्वराज के सुनते नहीं हो ना, हल्ला नहीं आप लोग अच्छा इसको सुनने दीजिए। कॉलेज का प्रिंसिपल थे, हमने उसका कंसेप्ट दिया। कंसेप्ट समझते हो कि एम्स बनना चाहिए इंडिया में और बिहार में जरूर बनना चाहिए। विचार दिया, प्रपोजल होता है, उसको बना के दिया कि प्रपोजल बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए उसका कारण दिया, उसको कहते हैं कंसेप्ट। अब समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? और ये जो आप बोल रहे हैं कि 2004 में एम्स था, कैसे एम्स हो सकता है जब हमको उसका कंसेप्ट ही दिया था। डायरेक्टर अपॉइंटमेंट हम करते हैं, अपने आप अपॉइंटमेंट हो गया। आपको अगर नहीं मालूम है, देखिए माफ़ करिएगा, माफ़ करिए आप, अगर आपको नहीं मालूम है तो बहस ना करिए। तो अगर आपको नहीं मालूम है, 40% लेबर बिहार के। भाई यहाँ अच्छा स्कूल कहाँ है? तो लोगों ने कहा सिमुरतल्ला। सिमुरतल्ला हम आए, स्कूल गए, स्कूल अच्छा था, पढ़ाई अच्छी होती है, लोग अच्छे हैं, टीचर अच्छे हैं, लेकिन स्कूल चलता है अभी भी। 2023 एक श्रृंखला जो है मजदूर का, ये कौन तोड़ेगा? ये किसी को तो तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर मजदूर का बेटा मजदूरी बनता जाएगा। मैं बिहार में कोई फैक्ट्री, मजदूर का बेटा मजदूरी बनता जा रहा है। और मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेरे बारे में नहीं जानते। मैं कोई पढ़ा लिखा बाप का बेटा नहीं। मेरे पिताजी बिल्कुल अनपढ़ थे, कोई पढ़ा लिखा नहीं। मेरी माँ बिल्कुल अनपढ़, मोरी कबारते थे, उर्मी भूमिहार का। लड़ाई हो गई, छोड़ कर चले गए बंगाल। वहाँ मजदूर का काम करते थे, कोयला ढोते थे। माँ भी कोयला ढोती थी, बाबूजी भी कोयला ढोते थे। बाद में बाबूजी ठेकेदार बन गए। हम लोग 5 भाई हैं, पांचों पढ़े। 2 भाई पुलिस अफसर बना, आईजी से रिटायर किए, आज एसपी बने, डीआईजी बने, आईजी बने, बिहार में ही। 2 भाई हम लोग डॉक्टर बने। हमारा कहने का मतलब है कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है और कुछ नहीं। क्योंकि आपको बता दूं कि मेरे बाबूजी, दादा, मेरे बाबूजी मतलब बाबूजी हमारे नहीं सोचे होंगे अपनी ज़िंदगी में कि मेरी पोती, हमारी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी भी हार्ट सर्जन, वो भी एम्स में पढ़ी, जैसे मैं एम्स में पढ़ा। छोटी बेटी भी वहीं पढ़ी। मेरी वाइफ यहीं बड़ारा बांका के रहने वाली है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीन रही। मौलाना आज़ाद में डायरेक्टर प्रोफेसर है। उनके देखिए आज जो आप देखिएगा कि पढ़ाई के बल पर ना हमारे पास ज़मीन है ना जायदाद है, लेकिन आज हमारी बेटी अमेरिका में हार्ट सर्जन, और वो भी दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। तो हम
बताना चाहते हैं आप लोग को कि पढ़ाई ही ऐसा चीज़ है जो गरीबी से हम लोग को निकाल सकता है। अगर अच्छी पढ़ाई शिक्षा दिया जाए हमारे गरीब बच्चों को, जिस तरह के बच्चों की पढ़ाई DMSP का बेटा बेटी करता है, पैसे वाला का बेटा बेटी करता है, उस तरह से मजदूर का बेटा बेटी क्यों नहीं करे? ये हमारा सवाल है सब उससे। ठीक है सर। ये मजदूर का, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में, और पढ़ करके 50% बच्चे 8वां में छोड़ देते हैं, जो मैंने अभी देखा बिहार में। 75% बच्चे 12 जाते जाते छोड़ देते हैं। 3% बच्चे, 4% बच्चे ग्रेजुएट करते हैं, और जो ग्रेजुएट करते हैं उन बच्चों की क्वालिटी जो होती है, गुणवत्ता ऐसा होता है कि वो जो पब्लिक उसमें पढ़ा है लड़का इंग्लिश मीडियम में, उसके सामने वो कम्पीट नहीं कर पाता। एग्ज़ाम एक होता है, एक को आप गलत शिक्षा देते हैं, एक को आप अच्छा शिक्षा देते हैं, और फिर बोलते हैं कि कंपटीशन में तुम दोनों बैठो एक साथ। कहाँ से करेगा गरीब का बच्चा, ये बताइए आप। इसलिए गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाता है, ना आप अफसर बन पाता है। उसी में से कोई निकल गया तो निकल गया, नहीं निकला तो फिर उसका सिस्टम वही चलता रहा जो चलता आ रहा। तो इतने हमारे नेता बने, कोई भी नेता, अगर हमारे देश के चाहे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही क्यों न हो, मेरा कहना है, अगर उन्होंने एक तरह का शिक्षा गरीबों को भी और अमीरों को भी दिए होते तो आज गरीबी और अमीरी खत्म हो जाती। हमारा ये कहना, जिस तरह का अमीर शिक्षा एक तरह के दो। आज भी देखिए IGI में उनके देखिए, आज जो आप देखिएगा कि पढ़ाई के बल पर ना हमारे पास ज़मीन है ना जायदाद है, लेकिन आज हमारी बेटी अमेरिका में हार्ट सर्जन है, और वो भी दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। तो हम बताना चाहते हैं आप लोग को कि पढ़ाई ही ऐसा चीज़ है जो गरीबी से हम लोग को निकाल सकता है। अगर अच्छी पढ़ाई शिक्षा दिया जाए हमारे गरीब बच्चों को, जिस तरह के बच्चों की पढ़ाई DMSP का बेटा बेटी करता है, पैसे वाला का बेटा बेटी करता है, उस तरह से मजदूर का बेटा बेटी क्यों नहीं करे? ये हमारा सवाल है सब उससे। ठीक है सर। ये मजदूर का, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में, और पढ़ करके 50% बच्चे 8वां में छोड़ देते हैं, जो मैंने अभी देखा बिहार में। 75% बच्चे 12 जाते जाते छोड़ देते हैं। 3% बच्चे, 4% बच्चे ग्रेजुएट करते हैं, और जो ग्रेजुएट करते हैं उन बच्चों की क्वालिटी जो होती है, गुणवत्ता ऐसा होता है कि वो जो पब्लिक उसमें पढ़ा है लड़का इंग्लिश मीडियम में, उसके सामने वो कम्पीट नहीं कर पाता। एग्ज़ाम एक होता है, एक को आप गलत शिक्षा देते हैं, एक को आप अच्छा शिक्षा देते हैं, और फिर बोलते हैं कि कंपटीशन में तुम दोनों बैठो एक साथ। कहाँ से करेगा गरीब का बच्चा, ये बताइए आप। इसलिए गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाता है, ना आप अफसर बन पाता है। उसी में से कोई निकल गया तो निकल गया, नहीं निकला तो फिर उसका सिस्टम वही चलता रहा जो चलता आ रहा। तो इतने हमारे नेता बने, कोई भी नेता, अगर हमारे देश के चाहे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही क्यों न हो, मेरा कहना है, अगर उन्होंने एक तरह का शिक्षा गरीबों को भी और अमीरों को भी दिए होते तो आज गरीबी और अमीरी खत्म हो जाती। हमारा ये कहना, जिस तरह का अमीर शिक्षा एक तरह के दो। आज भी देखिए तरह की पढ़ाई होती है, दिल्ली में कोई और सिलेबस चलता है, मद्रास में कोई और सिलेबस चलता है। बच्चे जब 12 पास करते हैं तो एक होता है नीट एग्जामिनेशन। अब मैं पूछता हूँ कि बच्चे अलग अलग ढंग से अलग अलग पढ़ाई करके इस तरह का जो कोचिंग सेंटर बन गया, जो करोड़ रुपया, लाखों करोड़ का एक बिजनेस बन गया, ये भी एक समझिए कि माफिया गैंग है। क्योंकि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग करेगा, क्या करेगा? बिहार की पढ़ाई का सिलेबस कम है, यूपी का सिलेबस अलग है, बंगाल का सिलेबस अलग है, और जो नीट का एग्ज़ाम ले रहा है उसका सिलेबस अलग है। तो हमारा कहना है कि कोई भी सरकार हो, नीट का जो सिलेबस है जिससे तुम सबको एक जगह तोलते हो,
उसी तरह का सिलेबस सबको क्यों नहीं बना देते? नहीं बनाता है। तो नीति है ना, ये सरकार की नीति किसी ने नहीं सोचा। तो हम आपको बता रहे हैं कि हमें लगा कि ज़िंदगी में मुझे जो पाना था मैंने पा लिया, बच्चों को पढ़ा दिया, किसी चीज़ की कमी नहीं, एयर कंडीशन घर है, मर्सिडीज गाड़ियां हैं, तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं। लेकिन हमें लगा कि हम जिस परिवार में आए हैं, जिस गरीब परिवार में हमने जन्म लिया है, आखिर में इसकी श्रृंखला को कौन तोड़ेगा? कोई ना कोई तो आएगा ही तोड़ने। नहीं तो 76 साल से चलता आ रहा है इसी तरह का। तो बैठने दीजिए। और एरिया आपको बता दूं कि हमें भारतीय जनता पार्टी की नीति हमें पसंद नहीं, देश को पसंद नहीं, क्योंकि आज देश का प्रजातंत्र खतरे में है। प्रजातंत्र खतरे में इसलिए है कि वो देश के सारे संपत्ति को बेच रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 33 पब्लिक सेक्टर बनाया, BHEL, सेल, इंडियन ऑयल। इंदिरा गांधी आई तो 66 बनाई। लाल बहादुर शास्त्री थोड़े दिन के रहे, उन्होंने भी 5 बनाया। राजीव गांधी आए इंदिरा गांधी के बाद 23 बनाए। मोरारजी देसाई 11 पब्लिक सेक्टर बनाए। इंद्र कुमार गुजराल और देव गौड़ा 6 महीना रहे, उन्होंने भी 5 बनाया। तो वो सब तो बिहारी वाजपेयी भी 18 बनाए, उन्होंने भी बनाया। ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने भी बनाया। मनमोहन सिंह 23 बनाए। हमारा ये कहना था कि सारे प्रधानमंत्री ने पब्लिक सेक्टर को बनाया, किसी ने बेचा नहीं, और बना करके लोगों को रोजगार दिया। लेकिन जो 2014 में सरकार हमारी आई, जिसको हमने सब वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी, ये झूठ बोल कर आए 2 करोड़ हम नौकरी दे देंगे, महंगाई कम कर देंगे, और हम सबको खाता खुलवा के 15 लाख रुपया दे देंगे। चूँकि आप लोग गांव में रहते इसलिए पता नहीं चलता, शहरों में देखिएगा तो एक तरह से अराजकता फैल गया पूरे सिस्टम में। CBI, SBI, ED, IB, SBI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जितने हमारे जो सच्चाई ये जो हमारे प्रजातंत्र का आधार है, उस आधार को इन्होंने अपने बस में कर लिया, जो गलत किया। तो गलत किया। ये इसका इतना पावर था, आपको याद होगा जो लोग बड़े हैं, एक TN सेशन हुआ करते थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिससे प्राइम मिनिस्टर भी घबराता था। TN सेशन से इंदिरा गांधी भी घबराती। लेकिन आज इन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन को अपने कब्जे में कर लिया, और इतना कब्जे में कर लिया कि एक तरह से हमारा देश जो है तानाशाही की तरफ चला गया, प्रजातंत्र खत्म हो गया। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने और अमित शाह के सामने कोई भी मिनिस्टर बात नहीं कर सकता। तो एक तरह से तानाशाही, क्योंकि देखिए हमारे साथ गुलाम नबी काम किए, मैं DG रहा, हमारे साथ JP नड्डा काम किए 4 साल, उस समय भी मैं DG था, फिर हर्षवर्धन काम किए, वो भी DG रहा, क्योंकि मैं सबसे लंबा इसको वोट। देखिए सारा एयरपोर्ट बेच दिया, सारा पोर्ट बेच दिया। आज आपकी बिजली का दाम जो ज़्यादा दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि उसका जो कोयला लाते हैं वो अडानी लाते हैं। कहाँ से लाते हैं? ऑस्ट्रेलिया से लाते हैं, और उस कोयला का दाम बढ़ा करके थर्मल पावर को बेचते हैं। आज जो महंगाई आप लोग को है, वो महंगाई अब मनरेगा में जो काम कम हो गया, उसका कारण ये है कि हमारे जो केंद्र में सरकार है, इसने अमीरों को 18 लाख करोड़, 1 लाख नहीं, 18 लाख करोड़ कर्ज को माफ़ किया। अडानी, अंबानी, अडानी, बिरला, जिसका भी नाम ले लीजिए, उनके कर्ज को माफ़ किया। और माफ़ कैसे किया? अडानी का मान लिया कि 5 कंपनी, तो एक कंपनी का दिवालिया घोषित कर दिया। लेकिन
चाहिए था सरकार को कि तुम्हारे पास 4 कंपनी है, इससे पैसा दो, उससे पैसा नहीं लिया। सरकार ने कहा कि नहीं, इनका एक कंपनी दिवालिया हो गया, इसने बैंक से 50,000 करोड़ रुपया लोन लिया है, एक कर्ज को माफ़ कर दिया जाए। तो सरकार खुद माफ़ नहीं करती, सरकार बहुत तेज़ है। एक कोर्ट बना दिया सरकार, उस कोर्ट का नाम है NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। वो कंपनी से दस्तखत करवा देती है कि दिवालिया हो गया, और दिवालिया होने के बाद उसको कर्ज को माफ़ कर दिया जाए। हमारा कहना है कि अगर सरकार अच्छी होती तो किसानों को कर्ज को माफ़ करती, किसान को अगर कर्ज को माफ़ करती तो उनका 1 लाख करोड़ रुपया जाता। आपने तो 18 लाख करोड़ अमीरों को माफ़ कर दिया। यहाँ पर जो नौकरी करते हैं, चाहे बिजनेस जो छोटे मोटे करना पड़ता है, अमीरों का टैक्स, कॉरपोरेट जिसको बड़े बड़े कॉरपोरेट कहते हैं, उनको टैक्स को भी कम कर दिया। और आपके चूँकि पढ़े लिखे लोग, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग अच्छी तरह समझ लें कि जो टैक्स देते हैं अमीर लोगों के पास, भारतवर्ष का सारा संपत्ति का 50% संपत्ति सिर्फ 1% के हाथ में, 1% आदमी के हाथ में, और 3% संपत्ति, आधा संपत्ति 1% के हाथ में, और 3% संपत्ति 50% लोगों के हाथ में। तो आप ये समझिए कि हमारे देश में गरीबी कहाँ तक है। गरीबी इतनी है कि सरकार को आज 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है। ये भीख ही है। अगर हमारे लोगों को मनरेगा में काम देते, हमारे लोगों को मनरेगा का दिन बढ़ा देते, 200 दिन काम देते, 500 रुपया रोज़ देते, तो हमारे गरीब लोगों को लाइन में लग करके 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगते, 15,000 महीना मिलता, 15,000 में 10 मन गेहूँ ले लेते, बच्चों का कपड़ा ले लेते, बच्चों के घर के देखभाल कर लेते, यानी अच्छा से रहते। लेकिन ये सरकार की सोच गरीबों के लिए नहीं है। उसका एग्जाम्पल आपको देता हूँ। सर हमारी पार्टी कोविड हुआ तो हमारे जितने लेबर क्लास थे दिल्ली में, मद्रास में, कोचीन में, पैदल आए, और वही प्रधानमंत्री इटली, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड जहाज भेज करके अमीरों को लाया, और हमारे लोग पैदल आए, ट्रेन बंद कर दिया। पैदल ला करके बहुत से लोग रास्ते में मर गए, कोई ट्रेन से मर गए। इनको एक भी दया नहीं आया। अगर कोई बच्चे, हमारे बच्चे कोई ट्वीट देखते हैं तो आप 23 मार्च 2020 का ट्वीट देखिए। मैंने प्रधानमंत्री को ट्वीट किया, उस समय हम रिटायर कर चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने, मेरा दोस्त एक है प्लानिंग कमीशन में मेंबर, उसको मैंने फ़ोन किया कि प्राइम मिनिस्टर को बताओ ये गलत काम हो रहा है। अगर उन्होंने लॉकडाउन कर दिया तो जितने हमारे लेबर हैं जहाँ भी, उनको 5,000 रुपया महीना दे खाने के लिए, और उनको कहा जाए 6 महीने के लिए सरकार पर 25,000 करोड़ का बोझ आएगा, लेकिन कोविड नहीं फैलेगा। अगर ये गांव में चले गए तो हर गांव में कोविड हो जाएगा। लेकिन हमारा देश का प्रधानमंत्री का दिमाग हो तब ना, दिमाग होता तो थाली नहीं बजवाता। कौन सा बीमारी थाली बजाने से चला जाता है? आप बताइए। ये प्रधानमंत्री का सोच है कि थाली बजा दीजिए कोविड भाग जाएगा, दिया जला दीजिए कोविड भाग जाएगा। प्रधानमंत्री यही हिंदुस्तान था जो कि अपना कोविड-19 पे अपना, वो हमको जानते हैं। मैंने उनको कहा कि मुझे पार्टी बनानी, तो उन्होंने हमको हेल्प किया, और हमने एक नेशनल पार्टी बनाया जिसका नाम है लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी। तो हमारी अपनी पार्टी है, मुझे किसी से टिकट मांगने की जरूरत नहीं। सर आपका चुनावी मुद्दा मेरा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, नौजवानों को रोजगार, जमुई के लोगों को सिंचाई का व्यवस्था, किसानों का जो कर्ज है वो सरकार माफ़ कर दे, और जो व्यवस्था है कमज़ोर वर्ग को कोई तंग न करे। इसमें कानून व्यवस्था को ठीक करना होगा कि कोई भी कमज़ोर वर्ग हो उसको दबंग लोग उसको तंग न करे, परेशान न करें।
पार्टी का नाम और अपना परिचय। और तीसरा चौथा चीज़ जो है, जो मैं बोलना भूल गया, सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है मुस्लिमों के लिए, उसको लागू करवाएंगे ताकि उनकी शैक्षणिक और आर्थिक विकास हो सके। मेरा पार्टी का नाम है लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी और उस पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर जगदीश प्रसाद हुआ और मैं सफदरजंग हॉस्पिटल का डायरेक्टर प्रिंसिपल रह चुका हूँ 10 सालों तक, और भारत सरकार में मैं डायरेक्टर जनरल था। थैंक यू।